देखो, उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर अलग किया गया था, इसका गठन किया गया था। और उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को किया जाता है। ठीक है, यह देश में गठित होने वाला 27वां राज्य था और हिमालयी राज्यों के क्रम में गठित होने वाला देश का 11वां राज्य है। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कितने सारे मतलब फैक्ट आ गए इस पूरे के पूरे वन लाइन में। कि पहले तो किस राज्य से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना था, तो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काट के उत्तराखंड बना था, 13 जिलों को काट के। ठीक है, उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, देश में गठित होने वाला ये कितने नंबर का राज्य था, कौन सा राज्य था, तो 27वां राज्य था। ठीक है, हिमालयी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड कौन सा राज्य था जो गठित हुआ, तो 11वां राज्य। ठीक है, और ऐसे ही कितने राज्य और होंगे, 10 राज्य और होंगे जो हिमालयी राज्यों के अंतर्गत आते होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वर्तमान में यह 10वां हिमालयी राज्य है, क्योंकि वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखो फैक्ट कैसे चेंज हो गया है। अभी आपने बोला कि सर अभी तो आपने बोला कि 11वां राज्य, अब 10वां क्यों कर रहे हो। देखो, जम्मू कश्मीर खुद एक हिमालय राज्य है भाई, हिमालय की शुरुआत ही जम्मू कश्मीर से हो रही है, कोर हिमालय तो वही है। ठीक है ना, लेकिन क्यों, क्योंकि अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है ना, तो इसलिए क्योंकि धारा 370 वहाँ से हट गई थी, आपको पता ही होगा। तो अब उसको अगर फैक्ट को ध्यान में रखें तो इसको अगर केंद्र शासित राज्य मानते हैं जम्मू कश्मीर को, तो उत्तराखंड जो है अब 10वां हिमालयी राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में अगर 11वां ऑप्शन मिलता है तो 11वां होगा, और नहीं तो 10वां वहाँ पे ऑप्शन है, तो आप परेशान मत होइएगा, 10वें पे टिक मारिएगा। ठीक है, चलिए। उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त सन 2000 को पारित होता है। यानी कि जो उत्तराखंड राज्य का निर्माण करना है उसके लिए एक लोकसभा विधेयक बिल बनता है, जो लोकसभा में पारित होता है। कब होता है, 1 अगस्त सन 2000 को। ठीक है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में 10 अगस्त सन 2000 को पारित होता है। अब जब लोकसभा में कोई बिल जाता है तो उसके बाद वो राज्यसभा के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो पहले लोकसभा में गया 1 अगस्त सन 2000 को, और फिर राज्यसभा में गया 10 अगस्त सन 2000 को। ठीक है, उत्तरांचल राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा 28 अगस्त सन 2000 को हस्ताक्षर किए जाते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं उस टाइम पे के.आर. नारायण, इनके द्वारा 28 अगस्त को इसको एक्सेप्ट किया गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो 2-3 फैक्ट हैं ये इंटरकनेक्टेड फैक्ट है, तो इनसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, और क्या दूसरा कथन इसकी पुष्टि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस टाइप के जो अब स्टेटमेंट वाइज के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें हो सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, तो वहाँ पे दे जाएंगे उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में 1 सन 2000 को पारित हुआ, और राष्ट्रपति के नारायण द्वारा 28 अगस्त सन 2000 को हस्ताक्षर किए गए। दोनों फैक्ट सत्य हैं, दोनों फैक्ट असत्य हैं। पहला फैक्ट सत्य है लेकिन दूसरा फैक्ट इसकी सही से व्याख्या नहीं कर रहा है, या दोनों ही फैक्ट गलत है। इस टाइप के ऑप्शन आपके बन जाएंगे। तो कहने के लिए दोनों फैक्ट ही सत्य हैं, क्योंकि 28 अगस्त को राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर कर लिए थे और 1 अगस्त को ये पारित हुआ था। ठीक है, इस टाइप से मतलब क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। चलिए आगे देखिए। राज्य गठन के बाद राज्य को सरकारी गजट संख्या 28 में रखा गया था। ठीक है, जो गवर्नमेंट की गजट निकलती है उसमें 28वें नंबर पे इसको रखा गया था। ठीक है, इसकी राजधानी देहरादून बनाई जाती है जो अस्थायी होती है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी गैरसैंण है। वैसे तो गैरसैंण 2013 से निर्माणाधीन थी। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है कि ये 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत द्वारा घोषणा कर दी जाती है, और 20 जून को स्वीकृत भी हो जाती है। तो 20 देखा जाए तो 20 जून से गैरसैंण जो है स्वीकृत राजधानी बन गई उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन, और 4 मार्च को जो है घोषणा कर दी गई थी त्रिवेंद्र रावत के द्वारा। ठीक है, तो अब ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी हुई उत्तराखंड की, गैरसैंण। ठीक है, जो उत्तराखंड है ये 2 राजधानी वाला देश का 5वां राज्य है। ठीक है, राज्य का नाम 31 दिसंबर 2006 तक उत्तरांचल रहा, और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया जाता है। ठीक है, राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है ना, और 27 मार्च से 12 मई तक ये रहता है 2016 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा। देखिए, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो 27 मार्च से 12 मई तक लगा था। कब लगा था, 27 मार्च से 12 मई 2016 में। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो 356 के तहत। अब चाहे उत्तराखंड हो कोई भी स्टेट हो, अगर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगेगा तो 356 के तहत ही लगेगा। ठीक है, और सवाल ये आएगा कि ये किसके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो याद रखिएगा
मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार में, ठीक है। जब हरीश रावत की सरकार चल रही थी तब ये राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। पूछा ये जाएगा कि कितने दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था, तो 46 दिन का लगा था, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है, स्टेट सिंबल्स हैं, ज़रा आप उनको देखिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं और उनके डिटेल हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो आपको पता ही है, लेकिन उनसे जुड़े हुए फैक्ट बहुत सारे हैं, तो उनको मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, प्रतीक चिन्हों को 9 नवंबर सन 2000 को अपनाया गया था। पहली बात की कब उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों को अपनाया गया, तो 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला व उनके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। इसके बीच में स्थित चोटी अन्य चोटियों से ऊंची है और बीच वाली चोटी में के मध्य में एक अशोक की लाट बनी हुई है, ठीक है। अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड सरकार की राजकीय मोहर है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसमें 4 जल धाराएं हैं जो राज्य की 4 बड़ी नदियों को दिखाता है। गंगा, यमुना, काली और रामगंगा को दिखाता है ये, ठीक है। इसका जो आकार है वो हीरे के आकार का है, यानी कि चतुष्कोणीय आकृति है ये। और नीला रंग राज्य की पवित्र नदियों का जो शुद्ध जल है उसको प्रतीक, मतलब उसका प्रतीक है। अशोक की लाट की पृष्ठभूमि भी इसमें जो है वो लाल रंग की है। ऊपरी भाग में दर्शाई गई लाल रंग की पृष्ठभूमि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है, ठीक है। इसमें पर्वतों और गंगा की लहरों को नीले कलर से दर्शाया गया है, ठीक है। इतने सारे फैक्ट हैं सिर्फ राज्य के प्रतीक चिन्ह से जुड़े हुए, तो आपको ये पहले से पता तो होगा, पर क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो, उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है उसमें गंगा के जो लहरें हैं उनको किस कलर से दिखाया गया है, तो सवाल ऐसे ही आएगा, तो नीले रंग से दिखाया गया है। वहाँ पे आप हरा मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। जो लाल रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में, तो शहीदों के बलिदान से, यानी कि उनके रक्त से संबंध है इसका, ठीक है ना। इस तरह से अशोक के लाट के नीचे क्या लिखा गया है, तो सत्यमेव जयते वहाँ पे लिखा गया है। वैसे वो कहाँ से लिया गया था, वो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। आगे राज्य का जो राज्य पुष्प है वो क्या है, देखो वो तो ब्रह्म कमल है, ये आपको पता ही होगा। देखो 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो सुसोरिया ऑब्लिवेटा। तो ब्रह्म कमल का साइंटिफिक नेम कई बार पूछा जाता है कि क्या है, सुसोरिया ऑब्लिवेटा है, ठीक है। इसकी उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, ये सवाल आता है, तो कुल 24 प्रजातियां इसकी उत्तराखंड में पाई जाती हैं और पूरे भारत में 61 प्रजातियां। लेकिन विश्व में कितनी प्रजातियां होंगी, तो 210 इसकी विश्व में प्रजातियां हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है इसका कुल क्या है, मतलब किस कुल को ये बिलोंग करता है, तो एस्ट्रेसी कुल को ये बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, जो ये सोसोरिया, इसके नाम सोसोरिया ऑब्लिवेटा इसका जो साइंटिफिक नेम है, तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे डी सोसोरिया, उनके नाम पर इसका ये नाम रखा जाता है, ठीक है। स्थानीय भाषा में इसे कौलपदम कहा जाता है, ठीक। महाभारत के वन पर्व में से सौगंधिक पुष्प कहा गया है। बैंगनी रंग का यह पुष्प जुलाई से सितंबर तक 3 माह में खिलता है, ठीक है। 3 माह तक खिलता है, ठीक है। यह साल में एक बार खिलता है, वो भी रात्रि में, ठीक है। और रात्रि के समय इसको खिलना शुभ माना जाता है। इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे ब्रह्म कमल के बाद इसे कश्मीर में गलगल, नेपाल में टोप गोला कहा जाता है, ठीक है। जिस समय इसमें फूल खिलते हैं उस समय वहाँ का वातावरण सुगंध से भर जाता है। सुगंधित पुष्प है ये, क्योंकि, ठीक है ना। सौगंधिक पुष्प किसमें कहा गया था, महाभारत के वन पर्व में। हिमाचल में इसे दूधा फल भी कहा जाता है क्योंकि यह सफ़ेद होता है ना, इसलिए, ठीक है। यह माँ नंदा का प्रिय पुष्प है, ठीक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पुष्प को केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, ठीक। ब्रह्म कमल पुष्प की ऊंचाई 70 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है, बुरांस है, ठीक है। अब कैसा है, रंग बिरंगी डार्क कलर होता है, खूबसूरत बनाता है, वो सारे इसको डिटेल में आपको समझने के लिए हैं कि मतलब अगर आपको याद रहे बुरांस, ठीक है। ठंडी जगह पे ज़्यादा होता है, खिरसू चले जाओ पौड़ी गढ़वाल में घूमने के लिए तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत अधिक मात्रा में सड़क के किनारे होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पूछा जाता है रोडोडेंड्रॉन अर्बेरियम, ठीक है। ये फूल गर्मियों के महीने वैशाख माह तक खिलते हैं, ठीक है। बुरांस के फूलों का जूस हृदय के रोगों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसके फूलों से रंगों का भी निर्माण किया जाता है। पत्तों का उपयोग खाद बनाने में किया जाता है। पुष्प का रंग चटक लाल होता है, ठीक है। चलिए, बुरांस फरवरी से अप्रैल तक खिलता है ये जनरली, ठीक है ना। बुरांस के अवैध कटान कार्य से अधिनियम 1974 के तहत सुरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था, क्योंकि लोग पहले इनको बहुत काटते थे। तो सवाल ये भी आ सकता है कि बुरांस को कब एक सुरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था, 1974 में, ठीक है। चलिए, 1500 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलने वाले बुरांस के फूलों का रंग चटक लाल होता है, ठीक है।
तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है अगर ये पूछा जाए तो 1500 मीटर से 4000 मीटर। ठीक है, ऊंचाई पे जैसे जैसे हम जाएंगे तो जो गहरा लाल रंग होता है वो हल्का लाल हो जाता है। ठीक है, और 11,000 फीट की ऊंचाई उसके फूल सफ़ेद हो जाते हैं, तब वहाँ पे ये सफ़ेद रंग के बुरांस हो जाते हैं। ठीक है, जब 11,000 फीट पे ये पहुँच जाते हैं ऊंचाई पे। ठीक है, जो स्टेट बर्ड है मोनाल है, आपको पता ही होगा। इसका वैज्ञानिक नाम भी कई बार पूछा जाता है, लुफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, 2500 मीटर से 5000 की ऊंचाई वाले स्थानों पे ये पाया जाता है और एक फीमेल बर्ड है जो मोनाल है। ठीक है, जो डफिया पक्षी होता है इसी की तरह देखने वाला, उसको नर कहते हैं। ठीक है ना, और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। इसका प्रिय आहार जो है आलू और कीड़े मकोड़े होते हैं, इसलिए ये फसलों में आलू को सबसे ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। ठीक है, हिमाचल में नीलगुरु, उत्तर प्रदेश में दतिया, नेपाल में डंगन, भूटान में बुक और सिक्किम में चामदोंग इसको कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो पूंछ होती है वो हरे रंग की होती है और नर के सिर में मोर की तरह रंगीन कलकी लगी होती है। ये पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है और अंडे ऊंचे चट्टान और छेदों में ये दे देता है। ठीक है, अब जो स्टेट एनिमल है उत्तराखंड का, ये आपको पता होगा कस्तूरी मृग, जो हिमशिखर होते हैं 3600 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं, वहाँ पे ये रहता है। भूरा रंग होता है इसका। ठीक है, पीले धब्बे इस पर पाए जाते हैं और एक पैर में 4 खुर होते हैं इसके। ठीक है, इससे जो है ना कस्तूरी प्राप्त होती है 30 से 45 ग्राम, और इससे 3 वर्ष के अंतराल पर कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। एक प्राकृतिक केमिकल होता है ये जो सुगंधित होता है। ठीक है, दमा की बीमारी, मृगी, हार्ट, निमोनिया जैसी बीमारियों के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो मांग होती है अधिक होती जाती है, इसलिए इसका मतलब शिकार भी अधिक हो रहा है कस्तूरी का। और 1972 में जो यूपी सरकार होती इसने क्या किया था कि चमोली में केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की थी इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो कभी कभी सवाल भी आता है कि केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कब की गई थी? 1972 में। कहाँ की गई थी? चमोली में। ठीक है, ये 2-3 सवाल हैं यहाँ पे इसके। ठीक है, चलिए, कस्तूरी मृग की औसत आयु कितनी होती है? 20 वर्ष की होती है। अब जो राजकीय भाषा उत्तराखंड की वो आपको पता ही हिंदी है। 2010 से संस्कृत को भी दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन कोई बोलता है नहीं बेटा, क्या करें, ये तो दुर्भाग्य है ना। चलिए, कम से कम उत्तराखंड को संस्कृत को तो करना चाहिए था, पर लोगों को तो पलायन करने से फुर्सत नहीं है। हाँ, कहाँ ही की संस्कृत, वो तो अब हिंदी बोलने, गढ़वाली बोलने में भी शर्मा रहे हैं। एनीवे, उत्तराखंड की राजकीय तितली, स्टेट बटरफ्लाई ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, वेस्ट हिमालयन कॉमन पिकॉक उत्तराखंड के राजकीय तितली का दर्जा इसको जो है 7 नवंबर 2016 को दिया जाता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम पिपलिया बियार है। ठीक है, याद रखिएगा, पिपलिया बियार, बियर, चलो छोड़ो बियार। ठीक है ना, बियर कह के भी याद रख सकते हो आप। यह तिमुर के पेड़ पर ही अंडे देता है। इसका औसत जीवन काल 30 से 25 दिन का होता है। ठीक है, इसको कॉमन पिकॉक कहा जाता है, ये आपको याद रहेगा। जो स्टेट डांस है उत्तराखंड का वो पांडव नृत्य है। भाई, ये कई बार पूछा जाता है, उत्तराखंड में तरह तरह के डांस नृत्य, डांस फॉर्म देखने को मिलते हैं, पर जो पांडव नृत्य है वही उत्तराखंड का राजकीय नृत्य है। केदार घाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। माघ मेला में यह किया जाता है पांडव नृत्य। ठीक है, याद रखिएगा। राजकीय फल है जो उत्तराखंड का वो कौन सा होगा? काफल, जो अभी होते हैं आजकल के टाइम पे, जून चल रहा है, सॉरी मई एंड चल रहा है और जून शुरू होने वाला है, तो इस टाइम पे काफल लगे होंगे कई जगह। ठीक है ना, मेरे लिए भी ले आना भाई। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम मैरी एक्सक्यूलेटा है। ठीक है, एक्सक्यूलेटा, एक वो कहावत थी ना, काफुल पाको मैनी चाको। एनीवे, चलिए, उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र। अब राजकीय वाद्य यंत्र क्या है? देखो, वैसे 2015 में ढोल को राजकीय वाद्य यंत्र घोषित कर दिया गया था, पर किसके द्वारा किया गया था ये भी पूछा जाता है, तो मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा। और इनसे जुड़ा हुआ भी एक फैक्ट हमने देखा था कि राष्ट्रपति शासन इन्हीं के शासनकाल में लगा था। ठीक है, और किसने किया था ढोल को राज्य वाद्य यंत्र बनाने की जो सिफारिश की थी वो किसने की थी ये भी पूछा जाएगा, तो भंडारी कमेटी। ठीक है, भंडारी कमेटी, याद रखिएगा। ठीक है, जो राज्य की राजकीय मिठाई है वो है बाल मिठाई। ठीक है, बाल मिठाई अल्मोड़ा जनपद की प्रसिद्ध मिठाई है। ठीक है, इसलिए चलिए, जो राजकीय खेल है उत्तराखंड का वो फुटबॉल है। 2011 में इसको घोषित कर दिया गया था। ठीक है, राजकीय गीत चयन समिति अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बटरोही हैं। ठीक है, उत्तराखंड राजकीय गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत नमन, ये राजकीय गीत है। ठीक है, और इसको जो चुना गया था, ये चुना गया था 2016 में। ठीक है ना, जो समिति थे जिन्होंने इस गीत को चुना था, याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटरोही। ये कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, जो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत नमन है,
ठीक है। इसके जो स्वर दिए हैं वो नरेंद्र सिंह नेगी ने दिए हैं और फीमेल में अनुराधा निराला। ठीक है। गीतकार कौन थे? हेमंत बिष्ट थे। ठीक है। चलिए, अब इससे ये तो थे उत्तराखंड के लगभग थोड़ा बहुत पॉलिटिकल, थोड़ा कुछ फॉर जियोग्राफिकल फैक्ट्स। ठीक है, उत्तराखंड के। लेकिन अब जो है कुछ पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं जो उनको आपको याद रखना है, क्योंकि विविध वाला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए, विधानसभा का जो प्रथम गठन हुआ था, जो अंतरिम गवर्नमेंट थी, 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, 30 सदस्यीय। ठीक है ना। अच्छा, प्रथम विधानसभा का जो प्रथम सत्र चला था वो होता 9 जनवरी 2001 से चला था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, देश में पहला राज्य था उत्तराखंड जिसने अपना खुद का एक विधानसभा का वेबसाइट बनाया था। ठीक है। राज्य गठन से पूर्व विधानसभा की कुल सीटें थी, कितनी थी वैसे? 22 सीटें थी। ठीक है ना। 13 जिले थे और 22 सीटें थी यहाँ पे, जब उत्तर प्रदेश सरकार थी। और जब विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न हो गया, मतलब जांच पड़ताल पूरी हो गई थी 5 नवंबर 2001 को, फरवरी 2008 में। ठीक है। तो तब परिसीमन के बाद जो विधानसभा की सीटें निकल के सामने आई, टोटल 71 बनी। ठीक है, जिसमें 70 निर्वाचित थी और 1 मनोनीत थी। ठीक है। मतदाताओं की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड में कुल कितने मतदाता थे, तो ये 2014 का डेटा है, कई बार पूछा जाएगा। 67,86,394। ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है चुनाव से संबंधित, तो प्रथम जो विधानसभा चुनाव हुए होंगे, ठीक है ना, उनसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय विधानसभा चुनाव वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वही अक्सर पूछा जाता है। तो प्रथम विधानसभा चुनाव की तिथि थी 14 फरवरी 2002, द्वितीय विधानसभा चुनाव की तिथि थी 21 फरवरी 2007 और तृतीय विधानसभा चुनाव की तिथि थी 30 जनवरी 2012। ठीक है। अच्छा, प्रथम विधानसभा चुनाव और द्वितीय विधानसभा, तृतीय विधानसभा कुल प्रत्याशी कितने थे? तो प्रथम में थे 927, द्वितीय में थे 806 और तृतीय विधानसभा चुनाव में थे 788। ठीक है। मतदान प्रतिशत कितना होता, कितने लोग जागरूक रहे होंगे, तो धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। तो प्रथम में थे 54.34%, द्वितीय में थे 63.96% और तृतीय विधानसभा चुनाव में थे 67.70% मतदान प्रतिशत। ठीक है, इतना मतदान हुआ था। विजयी महिलाएं पूछे जाते हैं, प्रथम में 4, द्वितीय में 4 और तृतीय में 5 महिलाएं विजयी हुई थी। सत्तासीन पार्टियों की अगर बात करें तो प्रथम जो है कांग्रेस जीतती है, फिर द्वितीय भाजपा की सरकार आती है और तृतीय फिर कांग्रेस की सरकार आती है। ठीक है। एसटी के लिए सुरक्षित सीटें, ये अभी लोअर पीसीएस में भी पूछा गया था कि 2 विधानसभा सीटें हैं। देखो, एक तो देहरादून में जो चक्राता पड़ता है वहाँ पे एक सुरक्षित सीट है एसटी के लिए, और दूसरा नानक मत्ता जो उधम सिंह नगर में आता है आपका। ठीक है।